नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। दुनिया के कई मुल्कों में अपनी घनघोर बेइज्जती के बाद इमरान खान और बाजवा की सेना अब अपने देश से ही भारत के खिलाफ खतरनाक साजिशों के जाल बुन रही है। खबर है कि रावलपिंडी में आईएसआई के अफसरों ने आतंकी मसूद अजहर के संगठन जैश-ए-मोहम्मद के साथ सीक्रेट मीटिंग की है। 20 अगस्त को हुई इस आतंकी बैठक की एक एक डिटेल आज टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है। दरअसल भारत पर पुलवामा अटैक से पहले भी पाकिस्तान में ऐसी ही आतंकी बैठक हुई थी। उधर आज पुलवामा पर इंसाफ का भी दिन है। पुलवामा हमले पर एनआईए अपनी चार्जशीट फाइल करेगी। हम आज पाकिस्तान के 5 सबसे बड़े झूठ का पंचनामा भी रखेंगे आपके सामने। आपको लिए चलेंगे बीजिंग, जहां ड्रैगन मुल्क के सुल्तान भारत के खिलाफ फिर नई खुराफात की प्लानिंग कर रहे हैं। और आज इन तमाम अंतर्राष्ट्रीय और देश की खबरों पर खास नजर हमारी रहने वाली है। हमारे साथ हर बार की तरह खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करा दें। रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विष्णु प्रकाश साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। जगन्नाथ पांडा साहब चीन के मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान का भी हम रुख करेंगे। इस्लामाबाद से सीनियर जर्नलिस्ट जावेद गफ्फारी साहब इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आदित्य राज कौल हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा हमारे दो सहयोगी हर बार की तरह मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं और सुमित चौधरी हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, भारत में हमले की जैश और आईएसआई की नई साजिश सामने आ रही है। रावलपिंडी में जैश और आईएसआई की सीक्रेट मीटिंग हुई है। कैसे टेररिज्म पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है, ये आप इस खबर के जरिए समझ सकते हैं। आतंकी मसूद अजहर के भाई से टास्क पर चर्चा हुई है। हमले की प्लानिंग के लिए 20 अगस्त को यह बैठक हुई है, यानी आज से 5 दिन पहले। पुलवामा से पहले भी जैश के आतंकी और आईएसआई अफसर मिले थे, ये जानकारी हर किसी को है। और ऐसे में अब ये जो मीटिंग हुई है जैश के आतंकियों और आईएसआई का, ये गठजोड़ क्या कहता है, ये पूरी प्लानिंग क्या है, दरअसल ये समझने की कोशिश करते हैं। आइए बिग बॉल का सबसे पहले रुख करते हैं। हिंदुस्तान में हमले पर आतंकिस्तान का नया प्लान सामने आया है। इसकी डिटेल्स जो हमारे पास आई हैं वो आप जान लीजिए। 20 अगस्त को मसूद अजहर के भाई मौलाना अब्दुल रऊफ असगर और आईएसआई अफसरों की बैठक हुई है। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, कैसे स्टेट पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है टेररिज्म। रावलपिंडी में सीक्रेट मीटिंग में हिंदुस्तान पर हमले की प्लानिंग की गई है, यह जानकारी भी सामने आ रही है। 5 मोस्ट वांटेड आतंकियों में शामिल अब्दुल रऊफ ने भारत में हमले तेज करने पर चर्चा की है। आपको याद होगा पुलवामा अटैक जब हुआ था तो यही वो खूंखार आतंकी संगठन है जैश-ए-मोहम्मद जिसने जिम्मेदारी ली थी। पुलवामा हमले से पहले भी जैश आतंकियों और आईएसआई की इसी तरह से बैठक हुई थी। पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारी जैश के आतंकियों से मिले थे, मीटिंग की थी। अब्दुल रऊफ और आईएसआई की इस मीटिंग का एजेंडा इस्लामाबाद के जैश मरकज में तय हुआ है। 20 अगस्त को, यानी अब से ठीक 5 दिन पहले यह अहम मीटिंग हुई है। इस बात के पुख्ता प्रमाण है। जैश के ऑपरेशनल कमांडर असगर खान और कारी जराद ने नए हमले की तैयारी की है, यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस मीटिंग पर इनपुट के बाद भारत की खुफिया एजेंसियां जाहिर है अलर्ट पर हैं और किसी भी हमले की साजिश को नाकाम करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन दरअसल पाकिस्तान में आतंकवाद का कैसा बोलबाला है और कैसे टेररिज्म पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है, यह खबर कहीं ना कहीं यह जानकारी हमें दे रही है। सुमित चौधरी हमारे साथ इस वक्त हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं। सुमित, मेहमानों पर मैं जाऊं उससे पहले आपका रुख करूंगा, और डिटेल्स क्या मिल पाई हैं इस मीटिंग के बारे में, क्योंकि जो साजिशें हम बता रहे हैं जिनका खुलासा अब तक हो चुका है वो तो निश्चित तौर पर बहुत गंभीर है।
देखिए, वैसे तो समीर ऐसी मीटिंगें लगातार पाकिस्तान में चलती रहती है और जिनका हिस्सा ये आतंकी समूह हमेशा रहते हैं, लेकिन ये मीटिंगें अभी इसलिए चल रही हैं कि ना सिर्फ आईएसआई ने जैश ए मोहम्मद और दूसरे आतंकी समूह पर ये प्रेशर बनाया हुआ है कि वो कई बड़े आतंकी हमले भारत के अंदर अंजाम दे, और खासतौर पर कश्मीर को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर। अगर आप देखें, ना सिर्फ पुलवामा के बाद से कई ऐसी मीटिंगों का दौर आया, यहां तक कि रॉफ को अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी भेजा गया, ये देखने के लिए कि तालिबानी आतंकियों का इस्तेमाल कश्मीर में किस तरीके से किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें, ये सारे इनपुट ये दर्शा रहे हैं कि डेस्परेशन जो है ना सिर्फ आतंकी समूहों में बल्कि आईएसआई का कितना बड़ा प्रेशर है, क्योंकि लगातार इनकी तरफ से प्लॉटिंग की जा रही है कि किसी बड़ी घटना को, किसी बड़े आतंकी अंजाम दिया जा सके। बिल्कुल सुमित, बने रहे हमारे साथ। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं सीधे। जावेद गफ्फारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद गफ्फारी साहब, इल्म तो आप लोगों को भी होगा, पता तो आप लोगों को भी चल गया होगा कि आईएसआई के अधिकारी मिल रहे हैं आतंक के रहनुमाओं से। जावेद गफ्फारी, आवाज मिल रही है? सच है, आप कह रहे हैं कि जी उनकी पिंडी में मुलाकात हुई है। भाई, आईएसआई का सदर मकाम इस्लामाबाद में है, पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें। उनकी पिंडी में मुलाकात क्यों होगी? आईएसआई नहीं, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। आदित्य राज कौल, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है इस तरह से मीटिंग की खबर आना? और हम सबको यह पता है कि जब पुलवामा अटैक हुआ था तो भी इस तरह की एक मीटिंग हुई थी, सीक्रेट मीटिंग आईएसआई के अधिकारियों और जैश के आतंकियों के बीच में। अब दोबारा इस तरह की मीटिंग होना और उसकी जो डिटेल्स सामने आ रही हैं वो भी अपने आप में बहुत गंभीर हैं। क्या किसी बड़े हमले की प्लानिंग सरहद पार शुरू हो चुकी है पुलवामा जैसे अटैक की? देखिए, बिल्कुल समीर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट क्योंकि मैंने खुद ये रिपोर्ट किया है, सिर्फ पुलवामा अटैक नहीं, उससे पहले भी जैश के कई हमले जो हिंदुस्तान में हुए हैं, चाहे वो पठानकोट में हो, चाहे वो उरी में हो, चाहे वो बल्कि नगरोटा में हो, या कैंप या जम्मू में हुआ था। तो जैश ए मोहम्मद का इसमें आईएसआई के साथ मिलीभगत होती है। और जैसे आप बार बार रऊफ असगर का नाम ले रहे हैं, रऊफ असगर जो है जैश ए मोहम्मद का ऑपरेशनल कमांडर है, जो ज्यादातर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, रावलपिंडी और बावलाकोट में ही रहता है। इसका जिम्मा ये होता है कि ये अलग अलग मीटिंग्स आईएसआई, आतंकवादी और बाकी आतंकवादी संगठनों, पूरी रणनीति जो आतंकवादियों की होती है जैश ए मोहम्मद की, कि इन्फिल्ट्रेट कैसे करनी है, किसको टारगेट करना है, कौन पाकिस्तान या खैबर पख्तूनवा से आतंकवादी जाएगा और कश्मीर में इनोसेंट लोगों को और सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करेगा। तो जो चार्जशीट भी फाइल हो रही है 5000 पेज की, उसमें भी रऊफ असगर का मौलाना मसूद को असगर पर ही। ठीक है आदित्य बने रहे हमारे साथ। जावेद गफ्फारी, आपको आवाज मिल रही है क्या? ऑडियो क्लियर हुआ आपका? ये मुझे तो आवाज आपकी मिल रही है, मेरी आवाज ना जाने आ रही है या नहीं, आपकी आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है, अभी भी डिस्टरबेंस है। विष्णु प्रकाश साहब का हम रुख करेंगे, फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ मौजूद हैं। विष्णु जी, ये देखिए, पाकिस्तान का ये रुख तब सामने आ रहा है जब एफएटीएफ की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तलवार लटक रही है कि ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद भी ये हरकतें जारी हैं। बिल्कुल जारी हैं और जारी रहेंगी, क्योंकि आपने एक शब्द में पाकिस्तान के रवैये की जिक्र किया था, आतंकीस्तान जी। ये आतंकीस्तान है और ये इसको एक ही काम आता है कि भारत के खिलाफ खुराफात करे। और इस वक्त तो इनके जो रहनुमा हैं चीन, उनकी तरफ से भी इशारा होने में मुझे कोई ज्यादा शंका की बात है। बिल्कुल इशारा होगा, बिल्कुल इशारा होगा चीन की तरफ से, चंपा नहीं होगा जी। क्योंकि हमको भी पता है कि दो फ्रंट पे मुश्किलातें पैदा करने के लिए चीन बहुत कोशिश करेगा और पाकिस्तान कभी हटेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, पर इन्होंने ये ठानी हुई है कि ये किसी तरह से अपना कोई ना कोई खुराफात करते रहेंगे कश्मीर में, बाकी जगह में। और आप ठीक कह रहे हैं कि जो एफएटीएफ में इन्होंने पिछले दिनों में जो ड्रामा किया है कि दाऊद इब्राहिम का नाम लिया,
वो सब नाटक है। हाँ। इन्होंने पहले भी किया है और करते रहेंगे। हमको इसके लिए तैयार रहना चाहिए और हमारे पास ये योग्यता है कि हम इनके मंसूबों को कामयाब ना होने दें। और मनीष झा हमारे साथ मौजूद है। मनीष, एक छोटा सा कमेंट, ये तमाम जो डिटेल्स आ रही हैं, कितनी बार पूरी दुनिया में ये खबरें चलेंगी कि पाकिस्तान एक बार और बेनकाब हो गया, पाकिस्तान में आतंकियों से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा, पाकिस्तान को कब आतंकी मुल्क घोषित किया जाएगा आखिर? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि अब कम से कम जब संयुक्त राष्ट्र की जो लिस्ट है 1267 कमेटी की, उसमें खुद इस बात को संयुक्त राष्ट्र तक ने माना है कि दुनिया की 80% जो आतंकियों की आबादी है वो पाकिस्तान में ही बसती है। ऐसी स्थिति में जो सुषमा स्वराज जी ने संयुक्त राष्ट्र के पटल पर पाकिस्तान को आतंकिस्तान या टेररिस्तान के नाम से संबोधित किया था, अब वो समय आ गया है जब दुनिया को इस बात पर गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान को उसका वो वाजिब नाम दिया जाए जिसके लिए पूरी दुनिया उसे एड्रेस करती है, जिसके लिए पूरी दुनिया उसे जानती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और अपने दर्शकों को बता दें, आज बहुत बड़ा दिन है। एक अहम खबर और हम आपको दे दें, आज पाकिस्तान की बहुत सारी साजिशों पर से फिर से पर्दा हटने जा रहा है। जी हां, यह सिलसिला लगातार जारी है। ये खबरें आने वाले वक्त में भी आपको सुनने को मिलेंगी कि पाकिस्तान का चेहरे पर से नकाब हट रहा है। आज ऐसा फिर होने जा रहा है। आतंकी संगठन जैश की तमाम हरकतों पर से पर्दा आज हटेगा। पुलवामा हमले में आज दाखिल हो सकती है चार्जशीट एनआईए की। 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर सकती है एनआईए आज ही। हमले के पीछे मसूद अजहर और इसी रऊफ असगर की अहम भूमिका थी, ये दुनिया जानती है। 14 फरवरी 2019 को हुए इस हमले में हमारे 40 रणबांकुरे, 40 वीर जवान शहीद हुए थे। और इससे जुड़ी जो तमाम जानकारी है वो हम आपको दे दें, क्योंकि निश्चित तौर पर 5000 पन्नों में आज पाकिस्तान का पाप एक बार फिर बेपर्दा होगा। पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा जो है वो एक बार फिर दुनिया के सामने आने जा रहा है। पुलवामा की पूरी साजिश और एक एक सच, सारी डिटेल्स इस चार्जशीट का हिस्सा है। जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान के गठजोड़ का पर्दाफाश होगा। लेकिन आप देखिए कि तब से लेकर अब तक ये गठजोड़ कैसा बरकरार है। अब भी जब हम आपको ये खबर दे रहे हैं चार्जशीट दाखिल करने की, तो भी हमारे पास ये खबर आई है कि 20 अगस्त को जैश के आतंकियों और आईएसआई के अधिकारियों के बीच मीटिंग हुई। जांच के लिए एनआईए ने हमले से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया था। 3 आतंकी, जहां तक मुझे याद आता है, मारे भी गए थे। और इसके अलावा बाकी जो आरोप पत्र है, जो चार्जशीट है, वो आज दायर हो रही है। सुसाइड हमला करने वाला जैश आतंकी हिलाल देखिए मारा जा चुका है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगातार उन आतंकियों को एलिमिनेट किया जिनका हाथ था इस हमले में। चार्जशीट में जैश आतंकी अब्दुल राशिद, हिलाल अहमद का नाम हो सकता है। साजिशकर्ता, सुसाइड अटैकर और गाड़ी देने वाले की पहचान इस मामले में हो चुकी है। पुलवामा से जुड़े 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। चार्जशीट में 8 और आतंकियों के नाम हो सकते हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। 40 बहादुर जवानों की शहादत हुई थी और इसका बदला लिया गया था। पुलवामा में जो कुछ हुआ उसका बदला बालाकोट में एयर स्ट्राइक से लिया गया था। 5000 पन्नों में पाकिस्तान का यह पूरा पाप आज सामने आने वाला है। हमारे साथ आदित्य राजकौल मौजूद हैं। आदित्य, चार्जशीट से जुड़ी और क्या डिटेल्स इस वक्त आपके पास है जो आप शेयर करना चाहेंगे? जी समीर, मैंने एनआईए के आला अधिकारियों से बातचीत की है और मैं शुरू से इन्वेस्टिगेशन को फॉलो कर रहा हूं। रिकॉर्ड 18 महीनों में ये फाइल की गई है। 18 महीने बिल्कुल लगे, लेकिन क्योंकि ये वाटर टाइट केस करना था, इसके इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस थे और हमने खुद देखा भारत और पाकिस्तान के बीच में भी सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ नहीं हुआ। सिर्फ अजय बिसारिया जो हमारे हाई कमिश्नर वो थे, वो सिर्फ लौटे नहीं, बट बालाकोट भी हुआ, एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ भी हुआ, जिसके बाद अभिनंदन की घटना घटी और बहुत रिपरकशंस पाकिस्तान के लिए भी हुए। एफएटीएफ का कैसे जिक्र हुआ, यूएन ने किया। तो आपने जैसे जानकारी दी, 5000 पन्नों का ये चार्जशीट होगा। इसमें डिजिटल और कॉल इंटरसेप्ट्स होंगे, कैसे जैश के जो आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे हुए थे, आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी की शह पर डायरेक्टली कांटेक्ट में थे इन आतंकवादियों के साथ जिनको गिरफ्तार किया गया। आपको याद, आदिल अहमद डार था वो आतंकवादी, रेडिकलाइज्ड आतंकवादी कश्मीर से, जिसने सुसाइड बॉम्बिंग 14 फरवरी के दिन को की थी
साल, और इसके बाद ही बहुत सारे गिरफ्तारियां हुई, रेड्स पड़ी एनआईए की, अलग अलग लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपने बताया 3 आतंकवादियों को मारा भी गया था, इसमें 2 थे सज्जाद और मुदस्सिर, जिन्होंने एक मारुति एको गाड़ी थी वो दी गई थी, और जो कैसे एक्सप्लोसिव्स थे वो उनको भी एक शह दी थी, और फाइनली एक्सप्लोसिव्स असेंबल हुए थे। एक मोहम्मद अलवी करके हैं, एक और नेफ्यू हैं मसूद अजहर के और रऊफ असगर के भी रिश्तेदार हैं, और वो एक एक्सप्लोसिव्स एक्सपर्ट थे, और उनको भी जो है एनआईए ने इसमें चार्जशीट किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट पाकिस्तान ने जिसको कई सालों से शह दी है, अंडरग्राउंड रखा है आईएसआई सेफ हाउस में, उसको भारत की एनआईए आज इंडिक्ट करेगी चार्जशीट में, और पूरे जो एविडेंसेस है सामने लेके आएगी। एक आसान बिल्कुल हमारे साथ आदित्य इस वक्त मेजर जनरल राजन कोचर भी मौजूद हैं। कोचर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस बात का जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया, अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जिस तरह से पाकिस्तान को लेकर हमलावर है, जिस तरह से तमाम बाकी मुल्कों का भी रुख पाकिस्तान को लेकर है, क्या आने वाले वक्त में यह दबाव और बढ़ाया जा सकता है कि पाकिस्तान को दुनिया में टेररिस्तान के नाम से ही जाना जाए, आतंकी मुल्क घोषित किया जाए? अब देखिए एनआईए में और बहुत सारी परतें हैं जो खुल जाएंगी, सामने आ जाएगा पाकिस्तान और आतंकवादियों का गठजोड़ भी। देखिए समीर जी, 26/11 के बाद चार्जशीट बनी थी, और उसमें भी काफ़ी सबूत और डिटेल्स वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ इंडिया ने शेयर किए थे जी, और उसकी वजह से पाकिस्तान वॉच लिस्ट में रखा गया था। और अब चार्जशीट के बाद मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान टोटली एक्सपोज होने वाला है। दूसरा, मैं एक और आपको एक अहम चीज बताना चाहूंगा। पाकिस्तान और चाइना का जो कोलूजन हो रहा है आज की डेट में जी, वो हमारे लिए एक कंसर्न रहेगा। काराकोरम रेंज में शिक्सगाम वैली में वहां पे चाइनीज आ चुके हैं, और पाकिस्तान आर्मी के साथ अभ्यास शुरू है, और चाइना की जो गतिविधियां हैं वो हिमाचल में और 12 में उत्तराखंड में भी चाइनीज ट्रुप्स को देखा गया है। तो अगर ये सारे बैटल इंडिकेटर्स अगर आप देखें, और जो लद्दाख में हो रहा है और चाइनीज वहां से निकल नहीं रहे हैं, और ऊपर से ये जो अभी मीटिंग हो रही है आतंकवादियों की, और ये जरूर एक स्ट्राइक प्लान कर रहे हैं, और ये एक ऐसी सिचुएशन। ठीक है राजन कोचर साहब, जावेद गफ्फारी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलता हूं। जावेद गफ्फारी साहब, आपका रिएक्शन जो है पिछली बार भी रह गया, जल्दी से बताएं, अब एफएटीएफ क्यों ना ब्लैकलिस्ट कर दे पाकिस्तान को, इसका जवाब दीजिए। इस डिटेल के सामने आने के बाद पुलवामा पर जो चार्जशीट दाखिल होने जा रही है उसको तो अभी आप छोड़ ही दीजिए, ये जो मीटिंग की डिटेल सामने आई है, जिस तरह से आतंकी रहनुमा आपकी सरजमीन पर फल फूल रहे हैं, क्यों ना एफएटीएफ ब्लैकलिस्ट कर दे? एफएटीएफ क्यों नहीं ब्लैकलिस्ट करता इंडिया को, जो इतना जुल्म करता है और उसके बाद ऊपर से झूठ भी बोलता है और ऊपर से मीडिया के जरिए झूठ भी बुलवाता है। आप बताएं, आईएसआई का हेड ऑफिस है कहां पे? रावलपिंडी में नहीं है, इस्लामाबाद में है। नंबर 2, अगर आईएसआई मुलाकात करेगा, इससे क्या साबित होता है? आईएसआई के अधिकारी और कहीं जाकर मीटिंग नहीं कर सकते आतंकवादियों के साथ? आतंकवादियों को हेडक्वार्टर में ही बुलाकर मीटिंग होगी क्या? कर रहे हो आईएसआई मुंबई में भी मीटिंग करेंगे ना, तो आपको खबर नहीं मिलेगी। अगर आईएसआई करेगी तो, अगर सारी खबर है पाकिस्तान की सारी हरकतों पर से पर्दा उठ चुका है, अब सबको आपकी खबर है कि क्या कर रहे हैं आप। एक एक्टिविटी आप मॉनिटर कर सकें, अगर वो आईएसआई है तो आप एक्टिविटी नहीं मॉनिटर कर सकते। जावेद गफ्फारी, पुलवामा अटैक जैश-ए मोहम्मद ने करवाया, खुद जिम्मेदारी लेना जैश-ए मोहम्मद ने। जैश-ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर कहां छुप कर बैठा है? जैश-ए मोहम्मद करती रहे। अफगानिस्तान ने क्या कहा था? अफगानिस्तान तालिबान ने कहा था हम इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे, आपने रोक लिया। आप कमाल करते हैं, आप जब भी करते हैं आईएसआई ये कर दिया, आईएसआई जब करेगी आपको पता नहीं चलेगा। कमाल ही होगा, आतंकिस्तान घोषित होगा आपका मुल्क। बने रहे हमारे साथ। एक और अहम खबर देते हैं अपने दर्शकों को, पाकिस्तान की चीन की गुलामी का एक और सबूत हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अफगान पीस डील के लिए चीन को भी बुलाया गया है। जी हां, पाकिस्तान न्योता दे रहा है चीन को, तालिबान से समझौते के लिए चीन को न्योता दिया गया है। आज तालिबान से अफगान पीस डील पर बात करेगा पाकिस्तान, और इसमें चीन को भी
बुलाया गया है, चीन को भी निमंत्रण दिया गया है इस मीटिंग का। पाकिस्तान किस तरह से इस वक्त गुलामी कर रहा है चीन की, इसका एक और सबूत गफ्फारी साहब आपके सामने। अब बोलिए। और सर, इसको गुलामी नहीं कहते, मुशावरत कहते हैं। आप कमाल करते हैं। जब आप किसी से बात पूछेंगे इसका मतलब गुलामी को खुशामद का नाम दे दिया आपने। वाह। आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने मेरे से टाइम लिया तो मैं आपका गुलाम हो गया? नहीं, मैं पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हूँ। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं गुलाम नहीं हूँ। आप मेरे से बात कर रहे हैं। चीन की खुशामद में और क्या क्या करेंगे? चीन की खुशामद में और क्या क्या करेंगे? पाकिस्तान को गिरवी रखेंगे, पीओके को चीन को सौंप देंगे क्योंकि पीओके आपसे संभल नहीं रहा। तालिबान से मीटिंग करेंगे तो चीन के अधिकारी आएंगे मीटिंग करने के लिए। और क्या क्या खुशामद करने वाले हैं चीन की? ये आपके पास जो स्पीकर बैठे हैं, जिसने लफ्ज आतंकिस्तान इस्तेमाल किया, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और मैं अरे आपके मजम्मत करने से क्या होगा? पूरी दुनिया टेररिस्तान के नाम से जानती है आपके मुल्क को आज। अब तो ठप्पा लगना बाकी रह गया। किसी की जरूरत नहीं है। आपके मुल्क पर ठप्पा लगना बाकी रह गया जावेद गफ्फारी साहब, क्योंकि नरेंद्र मोदी की ये खुशी है। आप लोग से गफ्फारी साहब एक ठप्पा लगना ही तो बाकी है, बाकी टेररिस्तान के नाम से ही तो संबोधित किया जाता है आपके मुल्क को पूरी दुनिया में। और किसी के ठप्पे की हमें जरूरत भी नहीं है। नंबर 2, हम एक आजाद कंट्री है और अल्हम्दुलिल्लाह आजादी से जिंदगी गुजार रहे हैं। बाकी रही आईएसआई की मुलाकात, आपके आजाद कंट्री में सारे आतंकवादी आजादी हैं, सारे टेररिस्ट आजाद घूम रहे हैं। मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन मारा जाता है आपके यहाँ, मसूद अजहर, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम सब आजाद घूम रहे हैं। सही आपने कहा कि आजाद मुल्क है आपका। कोई आजाद नहीं है। आजाद होता तो आपको सड़कों पे नजर आते, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने इंडियन एम्बेसी से पूछे क्या उन्होंने नजर नहीं रखी हुई? अगर उन्होंने नजर नहीं रखी हुई तो उसको कहें वापस आ जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो गया। अपनी राह से पूछे, उन्होंने नजर नहीं रखी हुई। ये जो मुलाकात आप कह रहे हैं पूरी नजर है, पूरी नजर है, तभी तो डिटेल्स दे रहा हूं आपको, पूरी नजर है। कोर्ट की सबूत आपके पास कोई नहीं होता। आपके पास अभिनंदन हम सबूत के तौर पे भेजते हैं, वो बात करता है, वो कहता है बने रहिए गफ्फारी साहब। अभी और थोड़ी सी परतें हटने वाली है, बने रहिए आप हमारे साथ, झटका लगेगा आपको। हमारे साथ जगन्नाथ पांडा साहब मौजूद हैं। पांडा साहब, अब ये बताइए, तालिबान के साथ पीस मीटिंग हो रही है पाकिस्तान की, और मीटिंग में चाइना को न्योता दिया जा रहा है, ये क्या साबित कर रहा है? डेफिनेटली एक तो सिक्योरिटी कंसर्न है ही है, और अगर तमाम तरीके से देखा जाए, जो चीन का जो अप्रोच है वो बहुत क्वेश्चनेबल है। अगर आप देखेंगे, अभी जुलाई 29 को एक क्वाड्रिलैटरल मीटिंग हुआ था, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेके, जिसमें नेपाल भी इन्वॉल्व था। तो जो चीन का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो अभी अफगानिस्तान तक जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पे सारे चीज सिक्योरिटी और एक इकोनॉमिक नेक्सस के तरह इमर्ज हो रहा है, जिसको इंडिया को बहुत सीरियसली इसके ऊपर डिस्कशन करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पांडा साहब बने रहे आप हमारे साथ, और अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर दे दें। दुनिया के सामने झूठा पाकिस्तान फिर बेनकाब हुआ है। भारत ने आतंकिस्तान के 5 झूठ का करारा जवाब दिया है। यूएन में भारत ने पाकिस्तान के हर प्रोपेगेंडा की पोल खोल कर रख दी है। आतंकी साजिशों पर पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी है। हिंदुओं पर, जो वहां के अल्पसंख्यक हैं, उन पर जुल्म करने वाला पाकिस्तान यूएन में, संयुक्त राष्ट्र में दरअसल बुरी तरह से पिटा है। यह कैसे हुआ, इसकी जानकारी अब आपको दे देते हैं। यूएन में दरअसल पाकिस्तान का पंचनामा जो है, उसके झूठ का पंचनामा कर दिया है हमारे अधिकारियों ने। यूएन में हमारे अधिकारियों ने आतंकिस्तान का झूठ नंबर 1, खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताता है पाकिस्तान। लेकिन सच क्या है? इमरान ने खुद माना था कि पाकिस्तान में 40 से 50 हजार आतंकवादी मौजूद हैं। याद कीजिए इमरान खान का पुराना बयान, खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं। आतंकिस्तान का झूठ नंबर 2, पाकिस्तान में अलकायदा नहीं है, यह कहा गया पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन होता क्या है? लादेन, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा जाता है, और इमरान खान क्या कहते हैं कि लादेन उनके लिए शहीद है। वो खूंखार आतंकी जिसने कयामत बर्पा की पूरी दुनिया में, वो शहीद बता रहे हैं, उसको शहीद बता रहे हैं इमरान खान। ये है पाकिस्तान। आतंकिस्तान का झूठ नंबर 4, यूएन की आतंकी लिस्ट 1267 कमेटी में भारतीयों के भी नाम। लेकिन सच क्या है? इस लिस्ट में भारत से जुड़ा एक भी नाम मौजूद नहीं है, कोई नाम नहीं है भारत से जुड़ा हुआ।
भारत में अल्पसंख्यकों की हालत ठीक नहीं। ये प्रोपेगेंडा बड़ा पुराना है पाकिस्तान का, लेकिन सच क्या है, पाकिस्तान में जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उन पर जुल्म सितम की खबरें लगातार आती हैं। अल्पसंख्यकों की आबादी 1947 से सिर्फ 3% बची है। अगर बांग्लादेश के अलग होने की घटना का भी आप जिक्र कर लें तो भी लगातार अल्पसंख्यकों की आबादी कम होती जा रही है। यह है पाकिस्तान की हकीकत। और कितने पर्दे हटाए जाए गफ्फारी साहब, आप जितना मर्जी झूठ बोल रहे हैं, आपको कौन रोक सकता है। आप यूएनओ में झूठ बोल रहे हैं, आप अपने टीवी पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं, आपके नरेंद्र मोदी तकरीरों में झूठ बोल रहे हैं, जहां पे मर्जी झूठ बोल रहे हैं, इससे कोई फर्क पाकिस्तान को नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान इंशाल्लाह उस लिस्ट से भी निकलेगा जिस लिस्ट की आप बात कर रहे हैं। वो पुरानी हुकूमत जो थी हमारे, अच्छा सुनिए गफ्फारी साहब, जिसकी वजह से ये इधर उधर की बातें मत कीजिए, फैक्ट्स पर बात कीजिए। आज फैक्ट्स पर बात कीजिए। यूएन में हमने जिस तरह से आपकी पोल खोली है, आज उस पर बात कीजिए ना। आप कहते हैं कि आतंकवाद के पीड़ित हैं आप खुद विक्टिम हैं टेररिज्म के, लेकिन हकीकत इमरान खान ने खुद बताई थी ना कि 40 से 50 हजार आतंकवादी आपके यहां मौजूद हैं। अलकायदा आप कहते हैं पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन अलकायदा का सरगना जो है, अलकायदा चीफ जो है, वो आपके यहां मारा जाता है। मैं अभी कह रहा हूं, बौखलाइए मत, जवाब दीजिए, बौखलाइए मत। जहां पे लोग हैं जो आतंकवादी करते हैं, जो ये आप कह रहे हैं दहशतगर्दी फैलाते हैं, वो मौजूद हैं, वो आपके फंडेड मौजूद हैं। मैं अग्री करता हूं इस बात से। आप उसको फंड क्यों करते हो? ताकि आप हमें ब्लैक लिस्ट में अच्छा, इमरान खान की नजर में जो शहीद ओसामा बिन लादेन है आपका, कहां मारा गया? एबटाबाद कहां है? एबटाबाद पाकिस्तान में है। हाँ, एक अगर कोई आके छुपा हुआ है तो उसको मारा। चलिए शुक्र है आपने ये तो माना कि एबटाबाद पाकिस्तान में है। मुझे लगा आप कह देंगे कहीं और है, क्योंकि झूठ बोलना आपकी आदत हो गया। सपोर्ट नहीं करते ना। अब बताइए, दहशतगर्दी की सपोर्ट नहीं करते। बताइए इस पर कौन विश्वास करेगा? कश्मीर कहां पे है? इस पर कौन विश्वास करेगा कश्मीर कहां कि पे है? अलकायदा पाकिस्तान में नहीं है? ओसामा बिन लादेन मारा जाता है आपके मुल्क में, अमेरिका आकर मार कर जाता है, और कैसे बताया जाए कि आप आतंकिस्तान हैं? अगर कोई आके छुपेगा, समीर अब्बास, मैं जाके छुपता हूं आपके इंडिया में किसी शहर में जाके, और मैं वहां पे दहशतगर्दी करता हूं तो मारा जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि मैं दहशतगर्द तो इंडिया का था ना, पाकिस्तान का तो दहशतगर्द था ना। इंडिया में जाके दहशतगर्दी कर रहा था, वो इंडिया में पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी कर रहा था, या प्लान कर रहा था, मारा गया। अभी तो देखिए हमने 2 झूठ का पर्दाफाश किया, इतना बौखलाइए मत। अभी तो और हमारे पास लिस्ट है, पूरी फहरिस्त है। आराम से बात कीजिए। विष्णु प्रकाश साहब हमारे साथ मौजूद हैं ना, मुझे पता है आपके पास झूठों की लिस्ट है। जी, विष्णु, आपके झूठ का सारा खुलासा होगा आज। विष्णु प्रकाश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विष्णु प्रकाश साहब, यूएन में हम इंडियन मिशन के अधिकारियों ने बाकायदा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है पाकिस्तान का। अब किस मुंह से बात करेगा यूएन में? किस मुंह से जाकर यूएन में झूठ बोलेगा? किस मुंह से प्रोपेगेंडा फैलाएगा पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान का असली चेहरा सबके सामने है। ये माना जाता है कि दुनिया में 80% जो आतंकवादी इंसिडेंट्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं उसका लिंक पाकिस्तान के साथ है। बिल्कुल। तो ये हाल है। पर जिस तरह पाकिस्तान सफेद झूठ हर एक चीज पे बोलता है, वही बोलता रहेगा। अब एक चीज मैं आपके मेहमान से पूछना चाहता हूं कि क्या जो सारी दुनिया मानती है, जो सारी दुनिया कहती है, वो गलत है? शायद सारी दुनिया ने ही पाकिस्तान को गलत समझा है, शायद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ही पाकिस्तान को गलत समझा है। तो ये लोग क्यों नहीं सोचते कि अपना देश का ये हाल किया है, इसकी बजाय अगर अमन और शांति की तरफ बढ़ें तो इनका भी फायदा होगा और शायद इनके अवाम का भी फायदा होगा। पर अफसोस की बात यह है कि इन्होंने ऐसे राह इख्तियार कर लिया है जिसमें इनको पीछे हटने में बहुत मुश्किल हो रही है। आदित्य राज कौल हमारे साथ मौजूद हैं। उससे पहले मैं जगन्नाथ पांडा जी आपका रुख करना चाहूंगा। अब आप देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी कौन साथ खड़ा नजर आता है? चीन ही तो नजर आता है। तो ये चीन जो है, ये पाकिस्तान को कब तक बचाता रहेगा? और आज जो मौजूदा सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, क्या चीन, पाकिस्तान, टर्की, ये सब मिलकर भारत के खिलाफ जो साजिशें रच रहे हैं, वो क्या पूरी दुनिया के और बाकी मुल्कों को दिखाई नहीं दे रहा? ये मानकर चल रहे हैं? देखिए समीर जी, जैसे एम्बेसडर विष्णु प्रकाश जी ने बताया कि ये तो पूरा दुनिया जानता है और ये चीज एस्टेब्लिश भी हो चुका है पाकिस्तान का क्या आज का रूप है। लेकिन मैं एक चाइनीज, अगर चीन का फॉरेन पॉलिसी के तरफ इशारा करूंगा, हमें 2 चीज नजर आता है। एक, अगर हम नॉर्थ ईस्ट एशिया का बात करें
वहां पे चीन का एक बहुत बड़ा मिलिट्री पार्टनर है, वो है नॉर्थ कोरिया। अगर हम इधर का बात करें, अभी चीन ऐसे रास्ते में जा रहा है कि एक बहुत ही स्ट्रांग अलायंस बिल्डिंग मूड पे है, जो पाकिस्तान को लेके चल रहा है, और एक नया कंट्री जो मिडिल ईस्टर्न रीजन में है, टर्की हो या तो ईरान हो, वहां पे एक मिलिट्री अलायंस, सिक्योरिटी अलायंस बनाने का चीन कोशिश कर रहा है। सो ये सारे चीज कहीं ना कहीं पे बहुत ही सीरियस मैटर है। ये इंडिया को और बहुत सारे अदर कंट्रीज को यूएनएससी में इस मुद्दा को उठाना है। अगर हम अभी नहीं उठाएंगे, कहीं ना कहीं पे ये चीज आगे जाके ये सिर्फ इंडिया को नहीं, पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करेगा। जो जिस तरह से नेक्सस क्रिएट हो रहा है चीन और टर्की के बीच, चीन और पाकिस्तान के बीच, ये यूएनएससी का सिर्फ मैटर नहीं है, ये एंटायर रीजन के लिए एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक मैटर है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पांडा जी, आप बने रहे हमारे साथ। और अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की एक और अहम खबर। मनीष, मैं आता हूं आपके पास, मनीष के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले भारत में जासूसी के लिए आईएसआई की बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। एटीएस ने गोरखपुर में आईएसआई के लिए, पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने वालों को पकड़ा है। पूछताछ में आईएसआई के हनी ट्रैप प्लान का खुलासा हुआ है। एजेंट गोरखपुर में बीएसएफ कैंप के फोटो और वीडियोस भेजता था। देखिए आईएसआई की एक और घटिया गंदी करतूत से पर्दा हटता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। आईएसआई का हनी ट्रैप नजर आ रहा है। हिंदुस्तान में किस तरह से हनी ट्रैप के जरिए जासूसी को अंजाम दिया जा रहा है पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी की तरफ से, इसका खुलासा हुआ है। गोरखपुर के हनीफ के रिश्तेदार दरअसल पाकिस्तान में रहते हैं। 2014 से 18 के बीच हनीफ रिश्तेदार से मिलने कई बार पाकिस्तान गया और अब उसका लिंक सामने आया है आईएसआई से। आईएसआई ने पाक में हनीफ के आपत्तिजनक वीडियो बनाए, ये जानकारी सामने आ रही है। देखिए किस तरह से फंसाया गया, हनी ट्रैप में कैसे फंसाया गया। आईएसआई ने हनीफ को ब्लैकमेल कर जासूसी करने को कहा, यह जानकारी सामने आई है। आईएसआई को हनीफ सेना से जुड़ी जानकारियां दे रहा था, इस बात के प्रमाण मिले हैं, प्रूफ्स मिले हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस से आईएसआई की इस साजिश का खुलासा हुआ है। एमआई ने इसका खुलासा किया है। एक और अहम खबर अब हम आपको देना चाहेंगे, हमारे पास जो आ रही है। पीओके में इमरान सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज अब और ज्यादा बुलंद होती हुई नजर आ रही है। मानवाधिकार हनन के खिलाफ लोगों का गुस्सा यहां पर फूट पड़ा है। पाकिस्तानी झंडा हटाने वाले शख्स की गिरफ्तारी पर भी जबरदस्त गुस्सा है, नाराजगी है। 21 अगस्त को आपको याद होगा एक शख्स ने यहां पर पाकिस्तान का झंडा हटा दिया था, उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अब यहां के जो लोग हैं उन्होंने उसके समर्थन में आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। ये तस्वीरें देखिए, और एक अहम खबर अमेरिका से आ रही है, वो भी आपको बता दें। अमेरिका में उग्र हुआ है विरोध प्रदर्शन, ट्रंप की पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लोगों ने गाड़ियों को आग के हवाले किया है। हिंसा के बाद विस्कॉन्सिन में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको याद होगा कल ही टीवी9 भारतवर्ष ने सबसे पहले आपको यह खबर दिखाई थी कि किस तरह से विस्कॉन्सिन में जैकब नाम के एक अश्वेत को गोली मार दी गई। अमेरिकी पुलिस के जवानों ने ताबड़तोड़ 7 फायर किए थे इस शख्स के ऊपर और उसके बाद ब्लैक लाइव्स मैटर ये आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ता हुआ अमेरिका में नजर आ रहा है। ये तस्वीरें एक बार फिर देखिए किस तरह से जैकब को हिरासत में लिया जाता है। और सबसे खास और अहम बात यह थी कि जैकब पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा था। वो खुद जाकर कार में बैठ रहा था, लेकिन कार में बैठने के बाद एक पुलिस वाला आता है और ताबड़तोड़ फायर कर देता है इस अश्वेत शख्स पर। और अब इस घटना के सामने आने के बाद जगह जगह अमेरिका में एक बार फिर हाहाकार नजर आ रहा है। उग्र विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं और कई जगहों पर गाड़ियों में आग लगाई गई है, हिंसा भड़कती हुई नजर आ रही है, आगजनी की जा रही है और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश हो रही है। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष,
कल जब हमने ये खबर ब्रेक की थी तभी ये आशंका जताई गई थी कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन, ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ेगा। और अब जो ताजा तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं वो इसकी गवाही दे रही हैं कि शुरू हो चुका है ये सब। जी हाँ, बिल्कुल समीर, और अफसोस की बात यह है कि अमेरिका को एक बार फिर से उन्हीं घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है जो कि मई और जून में ब्लैक लाइव मैटर्स के आंदोलन के दौरान, प्रोटेस्ट के दौरान हमने देखा था। और उसकी वजह भी है कि जिस तरह से विस्कॉन्सिन में हमने देखा कि किस तरह से पुलिस ने जैकब को गोली मारी, और वो कहीं से भी पुलिसिया हरकत जो है उसको कोई भी दुनिया के किसी भी हिस्से में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता था। और इस वजह से अमेरिका में खास करके लोग बेहद डिस्टर्ब हैं, क्योंकि उस वीडियो फुटेज के आने के बाद इस बात को साबित करने में सब लोगों को आसानी हो रही है कि देखिए अमेरिका में खास करके जो नस्लवेद है वो किस तरह आज चरम पर पहुंचा हुआ है। और यही वजह है कि विस्कॉन्सिन समेत अमेरिका के कई शहरों में अभी हिंसा शुरू हो गई है, आगजनी शुरू हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या शुरू हो गई है। और अब डर इस बात को लेकर है, चूंकि अब आने वाले अगले 2 महीने के बाद चुनाव है, इसमें डर इस बात को लेकर है कि ये हिंसा और विरोध प्रदर्शन कहीं उग्र होते हुए कुछ भयानक स्वरूप ना अख्तियार कर ले। आदित्य राजकौल हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य, अमेरिका की पॉलिटिक्स को आप बखूबी समझते हैं, मुझे ये बताइए कि इस इंसिडेंट के सामने आने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ होती है कि श्वेत और अश्वेत के बीच जो खाई है वो अभी भी बहुत चौड़ी है अमेरिका में। लेकिन आने वाले चुनावों में कुछ जानकार ये कह रहे हैं कि भाई इसका नुकसान नहीं, फायदा ही हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि पोलराइजेशन और बढ़ेगा श्वेत और अश्वेत के बीच में। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता है कि वैसे तो डेमोक्रेट्स ने बहुत कोशिश की है कि जितने भी ये प्रोटेस्ट हुए हैं और जितने भी ये प्रदर्शन हुए हैं, बहुत सारे हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की जो छवि है उसको पूरी तरीके से टार्निश करे, उसमें जो है थोड़ा सा संदेह पैदा करे लोगों के मन में। लेकिन ऐसा पूरी तरीके से हुआ नहीं है। रिपब्लिक्स अभी भी, आप अगर गांवों में ट्रैवल करें, जो मेनलैंड है उसमें भी ट्रैवल करें अक्रॉस यूएस और ऐसे स्विंग स्टेट्स में, और इनफैक्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स लाइक आयोवा और बाकी जगहों में वहां देखेंगे, वहां पर भी रिपब्लिकन्स को बहुत सपोर्ट है। इनफैक्ट इस साल ही मैं 1 महीना वहां पर बिता के आया था और पूरा पॉलिटिकल अंडरस्टैंड करके आया था यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जरिए। और मैंने खुद देखा कि डेमोक्रेट्स बिल्कुल जी जान कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा कमला हैरिस को भी कैसे लाया, और वो भी एक बहुत बड़ा प्लॉय था कि जो ब्लैक समुदाय है वो सारे करें इनको। लेकिन मुश्किल है, अभी भी जो रुझान है वो कह रहे हैं कि ट्रंप जो है बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। राजन कोचर साहब, किस तरह से आप इस इंसिडेंट को देखते हैं? आपके एक्सपर्ट कमेंट सर। मैं इसको ऐसा देखता हूं कि ये जो रेशियल डिवाइड है यूएस में, ये शुरू से रहा है। ये पहली बार नहीं है, और ना ही ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसको बढ़ावा दे रहा है। और स्पेशली अभी जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है, इसमें जरूर जो ऑपोजिशन है ट्रंप का, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो इसका फायदा लेगी। तो मैं इसको रीड करता हूं कि ये एक वन ऑफ इंसिडेंट है, और ऐसे इंसिडेंट्स यूएस में पहले भी हुए हैं, तो इसमें कोई जो है नई बात नहीं है। और जो ट्रंप का, उसके इलेक्शन के ऊपर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजन कोचर साहब, विष्णु प्रकाश साहब हमारे साथ जुड़े थे, जावेद गफ्फारी साहब हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़े थे, मनीष झा और सुमित चौधरी, आदित्य राजकौल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।